नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSS है, चाहे वो एस्टेट है या इसके अलावा कोई भी एग्जाम है, तो आप इन क्लासेस को अच्छे से देखें और जितनी टाइप्स यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको अच्छे से सीखने की कोशिश करें। आप सिलेबस अगर देखेंगे तो यही सब टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस के अंदर मेंशन है, चाहे वो DSSS का सिलेबस है, चाहे वो आपका एस्टेट का सिलेबस है। चार्ट वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे। अब आपने देखा हो लास्ट ईयर जो एस्टेट का सिलेबस आया था उसमें स्पेशली मेंशन कर रखा है हिस्टोग्राम, बार ग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। तो आप ये ना सोचें कि ये पता नहीं हमारे लिए क्लास है या नहीं है। तो आपको बता दें, यही सब आपका सिलेबस होता है। मोस्टली एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए क्लास को ध्यान से देखा करो। जो टाइप्स कराई जाती है उसमें उस पर्टिकुलर टाइप को किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है इसको ध्यान रखें, ताकि वैसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दोबारा मिलता है इन क्लासेस के अंदर तो आप उसको खुद करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो क्लास को शुरू कर लेते हैं फिर, नहीं तो कहोगे सर बहुत ज्यादा बातें करने लग गए। ठीक है, चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Simple interest and compound interest compounding annually on a principal at a certain rate of interest for 2 years is rupees 28,800 rupees and rupees 36,000 respectively. What is the principal? एक मूलधन पर ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजन पर क्रमशः 28,800 रुपए तथा 36,000 रुपए है, तो मूलधन क्या है? अब ऐसा एक टाइप हमने पहले किया है क्लासेस में। किसी बच्चे ने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं एक प्लेलिस्ट बना के इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। जो टाइप हमने पहले की थी उसमें इसी तरीके से 2 साल का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था, लेकिन वहां पर दर पूछा हुआ था। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और वो दर पहले मुझे निकाल के बताएं, उसके बाद फिर एक स्टेप और आगे है, मैं बताऊंगा कि फिर क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन पॉज करके आप देखें कि आप ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। देखो यहां पे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2 साल का, तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट ईयर और यहां लिखेंगे हम सेकंड ईयर। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, यानी कि जो 28,800 रुपए हमारा साधारण ब्याज 2 साल का है, तो उसमें पहले साल का कितना होगा 14400 और दूसरे साल का भी 14400। ठीक है भाई, हमने क्या किया, ये कहां से आया 14400? जो हमारा टोटल था 28800, हमने इसका हाफ कर दिया भाई। कभी कोई बच्चा सोचे कि सर जी ये कहां से आ गया, ठीक है, तो मैंने बता दिया। मैंने बताया भी कि हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, तो जितना पहले साल होगा उतना ही दूसरे साल भी होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज SI और CI दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब पहले साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 14,400 रुपए होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए में से पहले साल जो था वो 14,400 रुपए ब्याज था, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये हमारा बचेगा कितना 21,600। ठीक है भाई, 21,600 जो है वो हमारा कौन से साल का ब्याज बच गया, सेकेंड ईयर का ब्याज बच गया। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? यहां पे ये ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा आ गया जो है 2 साल का CI फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, कैसे निकाला था? मैंने कहा था यहां से 14,400 के 21,600 बन गए। कितने बढ़ गए? तो तुम कहोगे सर जी यहाँ पे 7200 रुपए बढ़ गए। ठीक है भाई, यहां पर कितने बढ़ गए 7200 बढ़ गए। ठीक है, तो 7200 रुपए बढ़ गए, कितने से कितने पे बढ़े 14,400 पे, तो इसको लिख देना नीचे। और कितने परसेंट बढ़े इनटू में आप कर देंगे 100%। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा दर प्रतिशत। ये परसेंट बनाने के लिए यहाँ 100% से मल्टीप्लाई हुआ है। किसी को परसेंटेज का साइन अच्छा नहीं लगता तो आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन प्रतिशत बनाने के लिए ही इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया कि मेरे पास थे 14,400, बन गए 21,600, तो कितने बढ़ गए 7200। कितने पे बढ़े 14,400 पे, इसी से तो पता लगे बड़े हैं। ठीक है, तो इसको नीचे रखना है, इनटू में आप क्या कर देंगे यहाँ पे 100। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 72 से ये 2 पे कट गया, 2 से ये 50 पे कट गया। तो यहां से जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर प्रतिशत आया वो कितना आ गया 50% आ गया। तो इस क्वेश्चन में दर पूछे तो इस तरीके से करना था, लेकिन क्वेश्चन में दर नहीं पूछा था,
यहां मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वो पूछना चाह रहा था। तो इसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन में 100। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है भाई। अब इसके थ्रू हम यहां से वैल्यू रखते हैं। साधारण ब्याज कितना लिया हमने 14,400। मूलधन कितना है नहीं मालूम। रेट कितना है अभी निकाला है 50%। और समय कितना है 1 साल। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। कोई बच्चा सोचेगा कि सर आपने 14,400 क्यों लिया, यहां पर तो ब्याज 28,800 रुपए दे रखा है, फिर आप 14,400 क्यों लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने समय जो है वो 1 साल लिया है। 1 साल का ब्याज तो 14,400 रुपए है ना साधारण ब्याज। हाँ अगर आप यहां समय 2 साल ले रहे हो तो फिर यहां 28,800 लिखो। ठीक है 1 साल का ब्याज ही यहां पर लिखा गया। तो अब इसको काट देंगे तो 50 से कटेगा 2 पे, ये 2 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28,800 ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, जो कि आपका आंसर आ चुका है। और 28,800 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है बात आई समझ में। तो ये स्टेप इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, जिससे आपका मूलधन जो है वो कैलकुलेट हमने कर लिया है। क्लियर है। फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार इसको दोबारा देख लेना। ठीक है तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया है, आप कोशिश करें करने की, कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर का नाम भी कोशिश करूंगा बताता चलूं कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। A train of length 210 meter is running at a speed of 54 km per hour. In how much time it will completely cross a platform of 390 meters? ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय दूरी तथा चाल का एक क्वेश्चन है। 210 मीटर की एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो कितने समय में ये 390 मीटर के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार कर लेगी। ठीक है देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, याद रखना कितने समय में। आपको बता दूं इस टॉपिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर है चाल गुना में समय। बस आप ये फॉर्मूला अगर याद रख लेते हैं तो इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके यहां से कवर होंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, इंग्लिश वाले आप लिख लें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है तो यहां से वो बोल रहा है कितने समय में। आप याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो वो आपसे पूछना चाह रहा है उसका फॉर्मूला आप बना ले। वो पूछ रहा है कितने समय में, यानी कि टाइम पूछना चाह रहा है तो टाइम क्या होगा, ये स्पीड इधर डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई से, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि समय होगा दूरी बटे में चाल। ठीक है इतनी बात समझ में। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। आपको क्या डिस्टेंस लेना है उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं आपको। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के अंदर हम एक प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, ये रेड कलर का। ठीक है ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है और ये हमारी है वो ट्रेन जो इसे पार करेगी। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस ट्रेन ने कितने डिस्टेंस को कवर किया है। तो देखते हैं एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देखना। ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन आ रही है, ये इसे पार कर रही है। मुझे बताओ क्या पार किया, तुम कहोगे नहीं किया। अब पार किया, बोले सर अब पार कर रही है। देखो ये पार कर रही है, लेकिन मैंने कहा क्या पार कर गई, तुम कहोगे नहीं सर अभी नहीं हुआ। मैंने कहा अब कर गई, नहीं हुआ। अब बोले जी अब हुआ है। ठीक है तो ध्यान दो इस स्टेशन को पार करने के लिए इस ट्रेन ने क्या किया, अपने आप को भी पार किया और इस स्टेशन को भी पार किया, यानी कि कुल दूरी जो हुई वो कितनी हुई, इन दोनों की लेंथ। ध्यान रखें जब भी ट्रेन किसी स्टेशन को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, इनको पार करेगी तो अपने आप को भी पार करेगी और उस स्टेशन पुल या सुरंग को भी पार करेगी। तो कुल दूरी जो आप लेंगे वो दोनों की लेंथ लेनी है आपने, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है भूलना नहीं है, इसी से क्वेश्चन आपका होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे कुल कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो 200 मीटर 210 मीटर की ट्रेन और 390 मीटर का स्टेशन, तो कुल दूरी हुई 210 प्लस 390। ठीक है इतने मीटर की दूरी जो है वो यहां पर पार हुई है। क्या ये समझ में आया, मैंने बताया आपको लाइव एग्जांपल से। अपोन में डिस्टेंस आ गया, नीचे क्या है स्पीड, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप देखिएगा जो समय है वो किस में दे रखा है, सेकंड में। अगर आपका टाइम जो है वो अगर सेकंड में दे रखा है तो ध्यान रखें स्पीड आपने लेनी है मीटर पर सेकंड में और डिस्टेंस आपने लेना है मीटर में। ये यूनिट आपने याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे। मैं फिर से बता दूं अगर समय सेकंड में है तो स्पीड किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में, और दूरी डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर में। अगर टाइम यहां पर घंटे में होता तो फिर स्पीड को लेते किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस को लेते किलोमीटर में।
ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो इससे कैसे कवर करेंगे, मुझे बताओ। टाइम सेकंड में लेना है, सेकंड में लेना है तो फिर स्पीड कैसी लूं, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर, ये तो ठीक है। ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, कितना बन गया 600, 390 10 400 और 200 600। नीचे कितना है 54, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे तो ऐसी स्पीड चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज होगी, कान खोल के सुनना इस बात को, जब भी स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर छोटा होता है, सेकंड भी छोटा होता है, तो छोटा नंबर ऊपर लिखना। और ये छोटा नंबर क्या लिखना है 5, नीचे क्या आएगा 18। क्यों आएगा बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखना, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर से स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। जब भी आप ऐसे चेंज करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है, याद रहेगा। और जब आप स्पीड मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, यानी कि इसी को पलट के। देखो ये बड़ा था, बड़े से जब भी छोटा बनाएंगे, ध्यान दो, मुझे स्पीड कैसी बनानी है, छोटी बनानी है। तो छोटी बनानी है तो छोटा नंबर ऊपर। जब स्पीड आप बड़ी बनाओगे, बड़ी का मतलब इसमें किलोमीटर आ रहा है, घंटे आ रहा है, तो दोनों चीज बड़ी है, तो बड़ी बनाएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा। बस इतना से याद रखना, ज्यादा भड़क नहीं देनी है, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो 18 तीये पे कट गया, 5 से काटेंगे 120 पे कट गया, 3 से काटेंगे 40 पे, तो आंसर बन गया 40 सेकंड। अब जो समय आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 40 सेकंड कहां लिखा, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर लिखा है, ठीक है, क्लियर। और किसी को लगता है कि सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो भाई आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये फीचर है यूट्यूब में, आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। लेकिन बस मैं थोड़ा सा हर बच्चे को कंसीडर करता हूं कि जिन्हें लगता है ना कि हाँ यार मैथ ये नहीं हमारे बस का, तो उनको सिखाना है, बस उनका डर निकालना है, यही मेरी कोशिश है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 33 डिवाइड 11 प्लस 75 डिवाइड 5 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइड 12 इंटू 30। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने पहले ही आपको रूल बताया था, बोर्ड मास का बताया था, ये पहले आ चुका है। B4 ब्रैकेट्स होती हैं, इसी सीक्वेंस में सोल्व करते हैं। O का मतलब ऑफ यानी कि का होता है, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले बता चुका हूं, बस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। 33 डिवाइड 11 प्लस 75 डिवाइड 5 इंटू में 2 माइनस 6 डिवाइड 12 इंटू में 30, यही है क्वेश्चन, ठीक है। देख लेना, 33/11 प्लस 75/5 इंटू में 2 माइनस 6 डिवाइड 12 इंटू 30। देखो क्या सोल्व होगा, क्या सोल्व होगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले ये सोल्व होगा। 33 को 11 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अगला नंबर पिछले से भाग होता है, ध्यान रखना गलती नहीं करनी, अगले नंबर को पीछे वाला भाग करता है, तो 3 पे कटेगा, तो 3 आ गया, मैंने सीधा लिख दिया। इसको भाग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले भाग होना है ना सोल्व। 75 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। अच्छा अब क्या करूं भाई, अब इसको सोल्व करो। 6/12, तो 6/12 तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि पूरा तो नहीं कटेगा, ठीक है। इंटू में 30 एज इट इज लिख दिया, इंटू में 2 ये वाला लिख दिया, माइनस एज इट इज आ गया। बाकी सारे मैंने सब कुछ ऐसा लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, जो सोल्व हो गए वो सोल्व करके लिख दिए। अब देखो 6 दूनी 12, 2 से काटा 15 पे, अब ये क्या बन गया 3 जमा में 15 दूनी, अब देखो मल्टीप्लाई होगी 30 और माइनस के 15, ठीक है। अब 30 में से 15 गए, 15 और 3 कितने बन गए 18, तो 18 इसका आंसर बन जाएगा। दिख रहा है कहीं 18, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में ये आंसर बनेगा, सेकंड ऑप्शन। आ गया समझ में, कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि रूल आपने नहीं छोड़ना है। नियम छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 30,000 इफ एवरी ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, then what will be the population of the town after 3 years। एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। फटाफट वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो और फिर देखना क्या सही है। ये टाइप आ चुकी है पहले, अब बार बार क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी टाइप के अंदर से हम निकल जाएंगे। जनसंख्या कितनी है भाई 30,000, हर साल क्या है 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ने का मतलब 100 पे 20 बढ़ गया, तो 120% हो गया, 120% होगा। कितनी बार लिखूं 3 बार, क्यों, क्योंकि 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी जा रही है।
ठीक है, 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या, तो उसको 120 120 120 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 12 गुना 12 गुना 12 कितने होते हैं भाई? 1728 होते हैं। 3 से फिर मल्टीप्लाई लगा दो, 3 अट्ठे 24। जिस आंसर में 4 आ रहा है लास्ट में वो आंसर बनेगा। किसी आंसर में आ रहा है? इसमें आ रहा है फर्स्ट में, इसमें आ रहा है 51,840 में, यही आंसर है। ठीक है, फिर भी मन में तसल्ली नहीं हो रही तो कर लेते। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, 5 1 8 और पीछे जीरो कितनी है? एक ये बची, 51,840 लिखा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो बिना मल्टीप्लाई करे भी आप आंसर में पहुंच सकते हैं और इन चीजों को अप्लाई करना है, तभी आप क्वेश्चन में जो है फास्ट तरीके से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1236 एंड 240? 1236 तथा 240 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक जिसको आप एच बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? एक ऐसा बड़ा नंबर जिससे सारे डिवाइड हों। तो तुम देखो यहां 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं ना, ध्यान रखना, मैंने बोला एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे सारे डिवाइड हो। अगर ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो आप करते चलो, नहीं हो रहे तो फिर यही आपका आंसर है बस। 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर इज 12। अगर बाई ऑप्शन आप चलाएंगे तो याद रखना, जो मैंने बात बोली, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जिससे हमारे ये नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अगर आप बाई ऑप्शन चलाना चाहे तो वहां से भी चला सकते हैं। 480, 480 से ये होंगे ही नहीं डिवाइड, है ना, उस नंबर से सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए, वही अच्छे है। अब 480 सबसे बड़ा था, मैंने देखा नहीं हो रहे सारे डिवाइड। 480 के बाद 30, अब 30 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, सारे डिवाइड नहीं होंगे, ना 36 होगा ना 12 होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 18 से देखो, 18 से मैं काटूंगा तो 12 नहीं कटेगा, तो बच्चा कौन सा? 12, तो 12 ही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, मेथड भी बता दिया, आप बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं, दोनों चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। The breadth of a rectangular hall is 5 by 8 of its length. If the area of the floor is 160 meter square, then what is the difference between the length and breadth of the hall? ठीक है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब आपको बता दें, इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं। कैसे? मुझे बताइए, यहाँ पे 5/8 लिखा है, 5 और 8 में कितना अंतर है? 3 का। 3 से कौन सी वैल्यू कट रही है? सिर्फ ये 6 कट रही है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। इतनी सी देर लगनी थी, लेकिन करने का तरीका क्या है एक बार समझ लीजिएगा, वो समझ में आ गया तो फिर ये शॉर्टकट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। मेंसुरेशन टॉपिक का क्वेश्चन है, एस्टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और DT प्लस बी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। मुझे बताओ, क्या बोला? चौड़ाई जो है वो लंबाई की, देखो ये क्या है? आयताकार भवन है, आयत की शेप का है ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, उसने ये बोला इसके अंदर कि उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या? b, लंबाई का 5/8 है, लंबाई का 5/8 है, ऐसा वो बोल रहा है। जैसे उसने बोला मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये चीज मल्टीप्लाई से कहां आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब चौड़ाई है 5, लंबाई है 8, कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान रखना, ये रेशियो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज रेशियो। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आप सोल्व कैसे करते हो? आप कहते हो कि सर जी ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको 5x ले लेंगे, इसको 8x ले लेंगे, ये आप ऐसे कर लेते हो इसमें। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, लंबाई पता लग गई, चौड़ाई पता लग गई। अब बोला उसने क्षेत्रफल, मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, L इंटू बी, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो L कितना है? 8x, B कितना है? 5x, और यही क्वेश्चन में दे रखा है आपको 160 के बराबर। ध्यान रखना, x लगाना जरूरी है। कोई कहेगा कि सर जी आप तो x से क्वेश्चन कराते हो, हम तो YouTube पे और वीडियो देखते हैं वहां तो x लगाते ही नहीं है। अरे भाई, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने बिना सोल्व करे आंसर भी बता दिया, लेकिन ये चीजें जिस दिन दिमाग में घुस जाएंगी ना कि कब x लगेगा कब x नहीं लगेगा, उस दिन पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्यों लगाया गया बाद में पता लगेगा। आप काट देते हैं, 8 से 20 पे कटा, 5 से 4 पे कटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटने से यहाँ पे रूट बन जाएगा। फिर जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। इसका मतलब x2 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 10, और ये वैल्यू कितनी बन गई? 16।
ठीक है भाई, x की वैल्यू अगर 2 है तो ये 5 दूनी 10, ये 8 दूनी 16। और आप मुझे बता दो इन दोनों के बीच में अंतर कितना। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 6 का। और यही मैंने पहले बता दिया 6 मीटर आंसर आएगा। अब मैंने कैसे किया था मैं उसके बारे में बताया था। ये 5/8 आपको दे रखा है, इसका अंतर कितना है 3 का, इनका अंतर कितना है 3। मुझे बताओ 5x और 8x का अंतर कितना है 3x का। तो x की जो भी वैल्यू निकलेगी वही तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना। यानी कि x की जो भी वैल्यू है, अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तो 3 बनेगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो 6 बनता आंसर, अगर x की वैल्यू 3 है तो आंसर 9 बनता, अगर x की वैल्यू 4 है तो आंसर 12 बनता। तो जो भी आंसर बनता वो 3 से मल्टीप्लाई करके आया, तो इसका मतलब 3 से कटना चाहिए। और यही चीज मैंने देखी कि भाई 3 से कटेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, बस यही आंसर था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लगा दिया था। 3 से कटने वाला आपका आंसर। क्लियर है बात, थोड़ी समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, जितनी आई ठीक है इतनी फिलहाल के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y together can complete a work in 60 days. Y and Z together can complete the same work in 90 days. If X, Y and Z all work together, then the same work gets completed in 45 days. How many days will X and Z together take to complete the same work? X तथा Y मिलकर एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Y Z 90 दिनों में, X Y Z तीनों मिलकर काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो X और जेड उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ऐसी टाइप हमने करी है, तो आप लिखते चलें ये कौन कर रहा है, एक्स और वाई 60 दिन में। उसके बाद वाई और जेड कितने दिन ले रहे हैं भाई, 90 दिन। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड मिलके कितने दिन ले रहे हैं, 45 दिन। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले टोटल वर्क बना लो। टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। शॉर्टकट क्या था, सबसे बड़ा नंबर क्या, 90। 90 का पहाड़ा पढ़ो, 90 एकम 90, इसमें नहीं आता इसमें आता है। जब तक पढ़ना है जब तक एक ऐसा नंबर ना मिले जो सबके टेबल में आता हो। 90 दूनी 180, इसके पहाड़े में भी आता है इसमें भी आता है, तो 180 बनेगा यहाँ पे टोटल वर्क। 60 से भाग लगाओ 3 पे जाएगा, 90 से भाग लगाओ 2 पे जाएगा, 45 से भाग लगाओ 4 पे जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब यहां से x, y और z ये तीनों कितना कितना काम करते हैं, मैं पहले उसको निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। एक्स वाई जेड तीनों मिलके 4 रोटियां खा रहे हैं, ध्यान से सुनना, रोटी में बात कर रहा हूं आसान सा ताकि समझ में आ जाए। एक्स वाई जेड मिलके कितनी रोटी खा रहे हैं, 4। मैंने कहा एक्स और वाई ने 3 खाई थी, एक्स और वाई ने 3 खाई थी, तो फिर एक जो एक्स्ट्रा है वो कौन खा गया था, जेड। यानी कि जेड एक काम कर सकता है, यानी कि एक रोटी खा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, मैंने कहा तीनों मिलके 4 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से वाई और जेड 2 खा गए। वाई और जेड 2 खा गए, तो इसका मतलब फिर 2x ने खाई होंगी, तभी तो 4 होंगी टोटल। तो x की कितनी आ गई, 2। कहीं नहीं समझ में आता तो फिर से देख लेना। मैंने कहा ये तीनों मिलके 4 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से वाई और जेड मिलके खा गए 2, तो 2 इन्होंने खाई तो 2 इसने खाई, तभी तो टोटल 4 होंगी। एक मिनट, सिया क्या है बेटे, बेटे मैंने क्या कहा था, पढ़ाते हुए शोर ना किया करो। आप नीचे जाओ थोड़ी देर, चलो इसको भी लेके चले जाओ, उसको लेके जाओ। यार ये बच्चे ना इतना शोर करते हैं, आप लोग भी सोचेंगे पता नहीं क्या। भाई देखो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा घर नहीं है मेरा कि मैं एक सेपरेट स्टूडियो के अंदर आपकी क्लास ले सकूं, जहां पे साइलेंट हो, बिल्कुल साइलेंस हो। ठीक है, मतलब शोर शराबा ना हो। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है, आप कोऑपरेट करके चले। अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए जाते हैं कि बच्चों को शांत रखा जाए, लेकिन फिर भी बच्चे हैं भाई। ठीक है, तो अब ये आगे इतना। अब मुझे बताओ, x ने 2 खाई, z ने 1 खाई, 3 होगी, और टोटल रोटियां खाते हैं 4, तो इसका मतलब y भी 1 ही खा रहा है। ये पता होना चाहिए, एक एक दिन का काम पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका, ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो कहीं पर भी x और y मिलके 3 रोटी खा रहे हैं, y और z मिलके 2 रोटी खा रहे हैं, सारे सेटिस्फाई होंगी ये। ठीक है, कैसे निकालनी देख लेना। अब x और z मिलके काम कितने दिन में करेंगे, x और z, भाई x और z से काम करवाना है। टोटल काम कितना, 180, इनसे काम करवाना है। x और z मिलके काम कितना कर सकते हैं, 2 ये करेगा 1 ये, तो 3 काम एक दिन में करेंगे। तो 180 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। तो आंसर बनेगा 60 डेज, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा होगा। बात आई समझ में, क्लियर है किस तरीके से करना था। ठीक, चलो फिर अगला क्वेश्चन। छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा कर देते हैं उसको।
उसकी टेंशन ना दें आप। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एक बार थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं दिखेगा तो मैं बोल के बता दूंगा, पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी इसकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि द पाई चार्ट given below shows the number of employees in 6 different companies. The total number of employees in all these 6 companies is 18,000. The number of employees in a particular company is shown in terms of degree with respect to the total number of employees in all these 6 companies. नीचे दिया गया वृत्त चित्र 6 विभिन्न कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 6 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 18,000 है। एक विशिष्ट कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या के संबंध में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। आपको बता दें, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, इस फोटो का नाम है पाई चार्ट। ठीक है, इसे पाई चार्ट बोला जाता है। इसके अंदर जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है 37 डिग्री, C5, ये अलग अलग कंपनियों के नाम है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इधर ग्रीन कलर की, C4 है, ये पर्पल ही होगा, हाँ ये ब्लू, C5 है, और ये C6 ऑरेंज कलर में आपका। ठीक है, तो ये 6 कंपनियां हैं, और जो डाटा इस पाई चार्ट के अंदर दिखाया जाता है वो या तो आपको डिग्रीज के अंदर दिखाया जाएगा या वो आपका परसेंटेज के अंदर होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सोल्व करना भी आपको सिखाऊंगा इसको, कि इनके से अगर इसका क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सोल्व करना है। अब यहां पे ये जो टोटल इंप्लॉय मिलकर हैं ये कितने हैं, 18,000 हैं। और अगर आप इन सभी वैल्यूज का, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ 130 डिग्री है, यहाँ 8 डिग्री है, यहाँ 95 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, और यहाँ 37 डिग्री है, इन सभी वैल्यूज का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर, तो 360 डिग्री इसका ये पूरा एक चक्कर बनता है। ठीक है, आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई कि C1 में कुल कितने एम्प्लॉय हैं, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि C1 के अंदर कुल कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप कैसे निकालेंगे C1? C1 का जो एंगल है वो कितना है, 130 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, C1 का एंगल जो है दिस इज 130 डिग्री, तो ये 130 डिग्री है, तो आपने 130 बटे लिखना है 360। ध्यान रखना नीचे टोटल वैल्यू आएगी, जितना भी टोटल इनका बनेगा, तो टोटल 360 बन रहा है तो यहां लिखना है, और इनटू में लिखेंगे 18,000। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप C1 के टोटल एम्प्लॉयज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन इसका पूछा गया है वो क्या है, वो क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो है वो सही है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, the difference between average number of employees in company C1 and C2 and the average number of employees in company C3 and C5 are 150। कंपनी C1 तथा C2 के कर्मचारियों की औसत संख्या तथा कंपनी C3 तथा C5 के कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच का अंतर 150 है। अब सबसे पहली बात तो भाई एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज आना चाहिए आपको निकालना। मुझे अगर C1 के और C2 के एम्प्लॉय का एवरेज निकालना है तो मैं दो कंपनियों के एम्प्लॉय को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, आपको मिलेगा इसका एवरेज। इसी तरीके से C3 और C5 के कर्मचारियों का एवरेज कैसे निकलेगा, C3 प्लस C5 अपॉन में 2, और ये मिलेगा आपको एवरेज। बात आई समझ में? एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा, ये आपका तरीका होता है। तो 2 कंपनी थी तो 2 से डिवाइड, कंपनी 3 होती तो तीनों का सम करके एम्प्लॉय का 3 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो यहां पे ये हमसे पूछ रहा है, तो एक बार चलते हैं फिर ग्राफ की तरफ। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, मुझे बताइए यहां पे C1 में और C2 के एम्प्लॉय का एवरेज निकालना, तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली आप कहोगे सर जी अभी आपने सिखाया C1 के एम्प्लॉय हैं 130 डिग्री बटे में 360 इंटू में 18,000, बोला जी C1 के एम्प्लॉय आ जाएंगे। बोला इसी तरह से हम C2 के भी निकाल लेंगे, फिर बोला दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। क्या देगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन इतने पंगे नहीं लेने हैं, इतने पंगे लोगे फिर तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कैसे, मुझे बताओ C1 के कितने थे, 130, इसकी बात कर रहा हूं। C1 का एंगल कितना है, 130 डिग्री। C1 का एंगल था 130 डिग्री, और C2 का एंगल कितना है, C2 का एंगल कितना है भाई, देखो कितना है, 8 डिग्री।
ध्यान दो, C3 का एंगल कितना है 8 डिग्री। अब इन डिग्रीज को ही प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करूं तो 138 बटे में 2 कितना आएगा 69 डिग्री। बात आई समझ में? अरे मैं अभी एम्प्लॉयज की वैल्यू निकाल ही नहीं रहा हूं, मैं तो अभी एंगल से डील करता हूं, तो एंगल से डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्या कहता है C3 प्लस C5। C3 में कितने भाई देखो जल्दी से, ये आपका C3 है, कितने हैं 95, और C5 में कितने हैं 37 है ना, C5 ये है ना 37, तो 95 और 37 इन दोनों डिग्रीज का एवरेज निकाल लेते हैं, कितना बनेगा 7 5 12 9 3 12 और 1 13 132 बटे में 2, दिस इज 66 डिग्री। बात आई समझ में? इसका मतलब इनका जो एवरेज है वो 69 डिग्री है, इनका जो एवरेज है 66 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि भाई दोनों में कितने डिग्री एवरेज का डिफरेंस है, तो तुम कहोगे सर जी 3 डिग्री एवरेज का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों की एवरेज में कितने डिग्री का डिफरेंस, तो आपका जवाब क्या होगा? बोला सर 3 डिग्री का डिफरेंस। मैं कहूं 3 डिग्री कितने आदमियों के बराबर है, तो अभी सिखाया था, तो 3 बटे में 360 इंटू में 18,000 बताए थे ना ये निकालने, ठीक है। उधर उसमें घुस गए ये, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। तो 3 बटे में 360 इंटू में 18,000, तो अब आप यहां से कहोगे इससे कटेगा ये, 3 से कटेगा 12 पे, 12 एकम 12 12 पंजे 60, ये बन गया 150। बोला जी सर जी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, हमने कितनी कैलकुलेशन की, जस्ट ये इतनी सी, ये मुंह जुबानी भी हो सकती है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में कर सकते हो। बोला जी 130 और 8 138, 138 का आधा कितना 69, ठीक है। इन दोनों की एवरेज का डिफरेंस 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की वैल्यू निकाल देनी है, ये नहीं कि इसके अलग से निकालो, इसके बंदे अलग से निकालो, इन दोनों एम्प्लॉय को प्लस करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालो, बोला जी इतने बंदे, इसी तरह से बोला जी इसके इतने बंदे, अब उनका डिफरेंस लो। अरे वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना छोटा सा काम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो आपका ट्रू है, ये बात आई समझ में। चलो अब सेकंड की तरफ चलते हैं। कह रहा था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C6 इज 50% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C4। इसको मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं आपका। कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C6 इज 50% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C4, ठीक है। ये यहां पे बोलना चाह रहा है कि कंपनी C6 में कर्मचारियों की संख्या कंपनी C4 के कर्मचारियों की संख्या का 50% है, यानी कि इसके कर्मचारियों का 50% करूं तो C6 के कर्मचारी आने चाहिए। तो एक बार चलते हैं ग्राफ की तरफ, मुझे बताओ C6 में कितने परसेंट है? C6 में है 60%, ये बोला 60% है, और C4 में कितने हैं? C4 ये लिखा है 30%, 30 डिग्री है ना। तो मुझे बताओ अगर इसका 50% करूंगा, 50% का मतलब 50/100 होता है, ये कितना आएगा 1/2, 1/2 करूंगा तो 15, तो मुझे बताओ 60 15 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये बात तो गलत है। और दिमाग से खुद सोच के देखो, अरे इसमें तो कम है, इसमें ज्यादा है, तो कह रहा है कि ये वाले बंदे इनका आधा है। मुझे बताओ 30 का आधा क्या 60 होता है? कभी नहीं होता। इसका मतलब ये बात गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो बंदे नहीं निकालने, डिग्री से काम करना है, डिग्री से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला ठीक था भाई। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो था वो ठीक था, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C2 टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी C6 आर 2:15। कंपनी C2 में कर्मचारियों की संख्या कंपनी C6 में कर्मचारियों की संख्या से जो अनुपात है वो 2:15 है। अब आप बच्चे क्या करोगे? आप इसके एम्प्लॉय निकालोगे, फिर इसके निकालोगे और फिर इनका रेशियो देखोगे। अरे क्या जरूरत है? C2 कितना है? C2 में है 8 डिग्री, और C6 में कितना है? C6 में कितना है? 60 डिग्री। तो इन्हीं का रेशियो देख लेते हैं, 4 दूनी 8 4 15 7। अरे जब इन डिग्रीज का रेशियो 2:15 है तो जाहिर सी बात है इनके एम्प्लॉय का रेशियो भी 2:15 आएगा। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एम्प्लॉय निकाल के देख लेना, पहले इसके निकाल लेना 8/360 गुना 18,000 करके, इसी तरह से इसके निकाल लेना 60/360 गुना 18,000 करके, और जब आप करोगे फिर इसको वो डिवाइड करके देखना, यानी कि रेशियो बना के देख लेना, यही आएगा। कैसे निकलेंगे? 8/360
इंटू में 18,000 सिखाया था ना ये। इसके कैसे करेंगे 60/360 इंटू में 18,000। तो आपको बता दूं टाइम खराब मत करना। देखो 18,000 से 18,000 कट गया, रेशियो आ गया ना, तो काट सकते हैं बराबर बराबर लेवल पे। 360 से 360 तो बचा क्या 8 और 60 ही तो बचा, तो फिर इसी को काट लेना था ना पहले ही। तो इसका मतलब ये बात सही है, तो थर्ड नंबर वाली बात सही है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है। तो आंसर में लिखा है फर्स्ट और थर्ड कहां, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, बात समझ में आई भाई। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा दिए, फिर भी किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना भाई, ठीक है। कि नहीं सर जी आप तो ऐसे समझाया करो, हम जब समझ में आएगा हमें तो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने आप को वैसा ढाल दूं, ठीक है। समझ में आना चाहिए, जब फायदा है क्लास देखना, अगर नहीं तो काहे के लिए टाइम खराब करो अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ ट्रक left 8 hours early than the scheduled time in order to reach its destination 60 km away on time. It had to decrease its usual speed by 20 km per hour. What is the usual speed of the truck? एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 8 घंटे पहले निकलता है तथा 600 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ेगी। तो ट्रक की सामान्य गति क्या है? अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के डिटेल से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप बाई ऑप्शन करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन मैं डिटेल कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसा दूं ताकि आप समझें चीजों को। सामान्य गति आपसे क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, फॉर्मूला बताया था, दूरी बराबर है चाल गुना में समय। चाल पूछ रहा है तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने कहा जो पूछा उसका फॉर्मूला चिपका दो, बस आंसर आ गया, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, ध्यान से सुनना इस बात का, अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो कहीं जाने में टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा? फिर से सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा के जाते हैं तो कहीं जाने में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और अगर आप स्लो स्पीड से जाते हैं तो, अगर स्लो स्पीड से जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और ओरिजिनल स्पीड x है, मुझे नहीं पता ओरिजिनल स्पीड क्या, मुझे नहीं पता वो कितनी है, x है, तो यहां से कोई ना कोई टाइम लगने वाला है। अगर मैं स्पीड को 20 घटा दूं, यानी कि जो भी मेरी ओरिजिनल स्पीड है उसको 20 घटा दूं, तो भी मेरा कोई ना कोई टाइम लगने वाला है। तो मैं यहां से आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि किसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा? किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? तो तुम कहोगे सर जी इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां सर स्पीड स्लो है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, और यहां स्पीड नॉर्मल है तो इसलिए टाइम कम लगेगा। सॉरी, यहां टाइम की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, कभी बोलो कि ये कम और क्या था। मैंने क्या बोला? अरे यहां स्पीड घट गई ना, अगर स्पीड घट गई तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो अब आपने क्या करना है कि ये अपोन में ये माइनस ये अपोन में ये, डिफरेंस इक्वल टू 8r, ये सोल्व करते रहना एग्जाम में, इसी में लगे रहोगे, आंसर जब जाके तुम्हारा आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से ध्यान से सुन लो। अरे भाई नॉर्मल स्पीड से जाऊंगा जो टाइम लगेगा, कम स्पीड से जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों में जो टाइम का है 8 घंटे का। क्यों? क्योंकि वो बोला 8 घंटे पहले निकला था, 8 घंटे पहले निकला था, और टाइम से पहुंचने के लिए अब कोई बंदा पहले निकला है तो पहले जाए, या तो जाके वेट करे वहां पे, या वो क्या करे, बोला आराम से टहलते हुए चलेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है ना, तब टाइम पे पहुंच जाएंगे, है ना, हम तो जल्दी आए। तो बस ये चीज आपको अगर समझ में आ गई, तो अब इसको अगर आप डिटेल से सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तुम यही चक्रिया खाते रहोगे। तो बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? क्या दे रखा है? सामान्य गति, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं ऑप्शन 1 का इस्तेमाल करूं तो यहां से कितना आएगा? 20 घंटे। 20 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर 20 कम करके चलेगा तो 30 में से 20 कम हो गया तो कितनी स्पीड रहेगी? 10 की रहेगी। अब कितने लगे भाई? 60 घंटे। मुझे बताओ 60 घंटे और 20 घंटे का डिफरेंस क्या 8 घंटे आएगा? नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं है। बात आई समझ में? फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड है 50 की, तो तुम मुझे बताओ 600 किलोमीटर दूर जाना, 50 की स्पीड है, कितने घंटे लगेंगे? 5 से काटा 12 घंटे लगेंगे। अगर मैं कह दूं स्पीड 20 कम कर दो, तो 20 कम कर दूंगा तो 30 ही रहेगी। अब 600 किलोमीटर दूर जाना है तो अब कितने घंटे लगेंगे? इससे घटाइए, 3 से घटा 20 पे,
बोला जी 20 घंटे लगेंगे, तो 20 और 12 8 घंटे का डिफरेंस आया कि नहीं आया? यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? और जो बच्चा इनके पीछे भागता है, बोला जी ना शॉर्टकट कहाँ याद रहने वाले पेपर में, हम तो डिटेल मारेंगे। भाई डिटेल मारते रहना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम देख लेना ये जल्दी सोल्व होगा कि ये जल्दी सोल्व होगा। यही तो किया है मैंने भी, कुछ अलग से थोड़ी मंत्र पढ़ दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीका है, जिसको ये आता है वही बच्चा कर सकता है, इसलिए डिटेल सीखना जरूरी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते थे, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a sum for 11 years is rupees 42,000. The rate of interest for the first 4 years is 3% per annum and for the next 7 years is 9% per annum. What is the sum? एक राशि पर 11 वर्षों का साधारण ब्याज 42,000 रुपए है। पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% तथा अगले 7 वर्षों के लिए दर 9% है, तो राशि क्या होगी? तो आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, और साधारण ब्याज जो होता है भाई वो दर और समय के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। वो दर और समय के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं सिंपल से वर्ड बोलूंगा, जिसके कान खुलने वो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते रहिएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। देखो मुझे बताओ, ये 11 साल का क्या दे रखा है? साधारण ब्याज। 11 साल का साधारण ब्याज कितना है? 42,000 रुपए। 4 साल के लिए दर 3% थी। 4 साल के लिए दर कितनी थी? 3%। 3% दर का मतलब होता है जब भी परसेंट हटेगा तो नीचे बटे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। जब भी परसेंट हटेगा नीचे क्या लगेगा? 100। अब याद करो, स्कूल में जब हम पढ़ते थे 10वीं क्लास तक, आपने देखा होगा, माना मूलधन 100, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100, ऐसे पढ़ते थे ना कि माना मूलधन 100। वो 100 रुपए क्यों मानते थे? क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट होगा वो उतना ही आ जाएगा। 100 का 2% 2 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 1% 1 होगा। तो अगर दर 3% है तो इसका मतलब मैं 100 रुपए उधार लेता हूं तो मुझे 3 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। मैं 100 रुपए उधार ले रहा हूं तो 3 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 रुपए का 3 रुपए ब्याज बनेगा 1 साल में। तो मुझे बताओ, अगर 100 रुपए का 3 रुपए ब्याज 1 साल का है तो 4 साल का ब्याज 300 के 12 रुपए नहीं बनेगा क्या? 1 साल का ब्याज 3 रुपए है ना, तो 4 साल का तो फिर 12 रुपए ब्याज बना। तो ये कैसे निकला? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना 3 12, 12 रुपए ब्याज बन गया यहां से। ठीक है भाई, 4 साल के लिए 3% और अगले 7 साल के लिए दर कितना है? 9%। 9% का मतलब 100 रुपए का 9 रुपए ब्याज बनेगा। 9 रुपए ब्याज 1 साल का है, तो फिर 7 साल का कितना हो गया? 63। क्लियर है? ये बात भेजे में आई? ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने प्रिंसिपल लिया है, मूलधन लिया है। ठीक है, तो 12 रुपए ब्याज यहां मिला, 7 साल में 63 रुपए ब्याज यहां मिला, तो 11 साल का ब्याज कितना बन गया? 75 रुपए। ठीक है भाई, कितना बन गया? 75 रुपए। कितने साल का? 11 साल का। लेकिन वो तो कह रहे 11 साल का ब्याज 42,000 है, तो 75 ही क्वेश्चन में 42,000 दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि राशि क्या है? राशि यानी कि मूलधन क्या है? तो मूलधन तो मैंने 100 माना हुआ है, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। 75 42,000 के बराबर है, तो 1 42,000 बटे 75 के बराबर, और 100 के लिए इंटू में 100 कर दो, क्वेश्चन होगा खत्म, बस। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटा 14,000 रुपए कटेगा, 14 चौके 56, 56,000 रुपए। ये आ गया आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ऑप्शन नंबर 2 में चिपका रखा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ये 80% समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर? फिर भी कहीं कोई बात रह जाती है तो भाई एक बार दोबारा से सुन लिया करो, मैंने क्या बताया, कैसे बताया, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।